नमस्कार, मैं हरीश चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स। बताते चलें, थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके पहले आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देखा। आज से शुरुआत होता है फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर चुना है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके नीट जेई की परीक्षाओं के लिए, और इसके साथ साथ 11th के लिए तो है ही, क्योंकि 11th का ये बेसिक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। और ध्यान देंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स आपकी केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में है। लेकिन एक सलाह है कि जब भी आप फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा और केमिस्ट्री का, दोनों के बीच में गैप रखिएगा। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि दोनों में थर्मोडायनेमिक्स की बातें एक ही होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंतर करके बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेगा ये, क्योंकि हम इसमें कुछ चीज़ों को बताएंगे और फिजिक्स में कुछ और चीज़ों को बताया जाएगा। तो आप दोनों को अगर कंपेरिजन करेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। तो ऐसा है, सलाह यही है कि आप जब भी फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा तो या तो उसको पहले पढ़ लीजिए या तो इसी को ही पहले पढ़ लीजिए। दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, मतलब उसी दिन मत पढ़िए। केवल इतनी सलाह है, बाकी बातें वही हैं। अगर आप समझते हैं अच्छे से हैं तो दोनों के लिए आप अच्छे से समझ सकते हैं। रही बात थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स को हमने इसलिए बताया ऐसा करने को क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी एक अनुभव का सब्जेक्ट है। यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होंगे सब अनुभव पर होंगे, और ये इसको वैज्ञानिक जो फॉर्म दिया गया है, इसको वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि कोई भी क्रियाकलाप इससे अलग होकर के नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल दें, हमें समझना है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन थोड़ा सा कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लें ताकि आपको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास हम कर सकें। जैसे ठंडी की बात करें, अगर ठंडी का मौसम हो तो आपको अगर गर्मी अपने शरीर में लाना है तो आप करेंगे क्या? अलाव जला करके सामने बैठ जाएंगे, तो उससे भी आपको गर्मी मिल सकती है, नहीं हीट यानी ऊष्मा आपको वहाँ से भी मिल सकती है। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास वो संसाधन नहीं है, यानी कि अलाव जलाने का कोई संसाधन नहीं है, तो आप करेंगे क्या? आप दौड़ करके अपने हाथों को रगड़ करके, देखिए क्लास में बैठे होते हैं तो वहाँ तो बराबर अलाव मिलेगा नहीं। तो क्लास में यदि बैठे हैं तो यदि आपको आपके हाथों को गर्मी चाहिए पेन चलाने के लिए, तो आप हाथ को अच्छे से रगड़ लेते हैं। रगड़ने से आपको मिल जाती है ऊष्मा, और ऊष्मा मिलने से आपका ब्लड जो होता है वो हीट हो जाता है उतनी देर के लिए। फिर आप काम करना शुरू कर देते हैं, काम करते रहते हैं, आपको टेम्परेचर या हीट आपके हाथों को मिलता रहता है, और आप लिखना कंटिन्यू किए रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्म मतलब आप हीट कह सकते हैं, डायनेमिक का मतलब होता है गति करना। कोई भी थर्म, कोई भी ऊष्मा, कोई भी टेम्परेचर कैसे गति करता है, इसी बात का हमें अध्ययन करना, ये थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। यानी आप ऐसा कहिए, फिजिकल केमिस्ट्री का वह पार्ट या फिजिकल केमिस्ट्री का वह भाग जिसमें ऊष्मा के गति का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा के संचलन का अध्ययन किया जाता है। अभी आप देखिए, एक यहाँ पर कोई लोहे का आप रॉड ले लेंगे, आप यहाँ गर्म करते हैं, इस छोर पर गर्म करते हैं, और इधर का भाग ठंडा होता है यानी कोल्ड होता है, इधर का भाग हीटेड होता है। तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड की तरफ बढ़ता है। मतलब एक दशा ऐसी आ जाती है कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर मैच करने लगता है, दोनों का टेम्परेचर जो होता है मैच करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थर्मल का डायनेमिक हो रहा है, जो ऊष्मा है उसकी गति हो रही है। अब इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। तो बात आती है थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले आप थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको भी ध्यान देंगे, क्योंकि हमने बताया ये सारी चीज़ें केवल अनुभव पर है। वैसे ऊष्मागतिकी के 3 नियम मिले हैं हमें, और तीनों नियम केवल और केवल अपने एक्सपीरियंस पर हैं, केवल अपनी फीलिंग पर है। हम मानेंगे कि है हमारी फीलिंग पर, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी इसको निकाल करके सामने रखा गया है, लेकिन अभी जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि है तो बात सही,
लेकिन ये कैसे हुआ, उसी बात की पुष्टि हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे और आप अनुभव करेंगे। बस मेन चीज़ क्या है, आप अपने दिमाग में एक ही चीज़ को फिट रखिए कि थर्मोडायनेमिक्स एक अनुभव का सब्जेक्ट है। बाकी जितना टर्म है सारे टर्म को बताया जाएगा, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल अपने मन में यही रखिएगा कि सारी चीज़ें एक अनुभव की बातें हैं, उसी को हम शेयर करने चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थर्मोडायनेमिक्स का टर्मिनोलॉजी। और ध्यान रहे कि आप लोग यदि मेरी क्लास में बिल्कुल नए आए हुए हैं तो आज थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास है, आप यहीं से जुड़ेंगे और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट तक वीडियो को देखने से ये होगा कि हर चीज़ें जितनी हम बताएंगे सब क्लियर होती हुई चली जाएंगी। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, औरों के पास शेयर भी करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। कमेंट करिएगा कितना अच्छा लगा, कौन सी टॉपिक आपको बहुत अच्छी लगी उसका भी कमेंट करिएंगे, कहाँ पर कुछ कम समझ में आया उसको भी कमेंट करेंगे, क्या आपके सजेशंस हैं सजेशंस को भी कमेंट में करेंगे। यानी कमेंट में हर चीज़ को आप कर सकते हैं, बैड कमेंट मतलब ना करिएगा। ये मेरी तरफ से ये सलाह, बैड कमेंट का मतलब कुछ ऐसे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये मैसेज की कोई चैटिंग नहीं है, इसके पर्पज से हम कह रहे हैं कि ये बैड कमेंट के तरीके। बाकी आप अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार करेंगे यदि कोई कमी होगी तो, फिलहाल आपके कमेंट के आधार पर ही। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थर्मोडायनेमिक्स का टर्मिनोलॉजी। अब पहले तो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके टर्मिनोलॉजी क्या है। आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास होने वाली है, आप समझिएगा शुरुआत है, हम लोग जीरो ग्राउंड से चलने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स लिख देते हैं, थर्मो डायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स को यदि हम दो भागों में तोड़ें तो एक होता थर्म, और हम थर्म को मान लेते हैं हीट। देखिए कि हीट को कोई देखा नहीं है, फील किया है। आप अलाव को जला देंगे उससे टेम्परेचर निकलेगा, उससे हीट निकलेगी, आप उसको देख नहीं पाएंगे, फील करेंगे कि हाँ हीट निकल रही है। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है डायनेमिक। देखेंगे हिंदी की बात करें तो थर्म का मतलब ऊष्मा हो गया, हीट हो गया, डायनेमिक का मतलब हो गया मोशन। मोशन, और किसका मोशन, मोशन ऑफ हीट, मोशन ऑफ हीट। हिंदी में कहें तो ऊष्मा की गति, ऊष्मा की गति ही कहलाती है क्या, हीट ऑफ मोशन। अब पूरी परिभाषा इसी में समझ लीजिए। ये जो सब्जेक्ट है वो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। अब आप ऐसे कहिए फिजिकल केमिस्ट्री का वह भाग जिसके अंतर्गत हीट के मोशन की बात की जाती हो, हीट के ट्रांसफर की बात की जाती हो, ऐसे को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय, ऐसा पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें ऊष्मा की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा के गति का मतलब होगा यदि ये गति करेगा तो कुछ चेंजिंग मिल आएगा, और गति किस में करेगा, जब गति किस में करने की बात होती है तब हम उसके टर्मिनोलॉजी को देखना होगा। जैसे ऊष्मा गति कहाँ करेगा, कोई न कोई तो प्लेस होगा गति करने का, कोई न कोई स्थान होगा गति करने का। अब वो कौन सा स्थान है, कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, इन सब को जानने के लिए हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टर्मिनोलॉजी। यहाँ लिख देते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ शब्दावलियाँ हैं उसे आपको जानना है, यहाँ लिखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ
थर्मोडायनामिक्स मतलब ऐसे करिए, हिंदी में लिख देते हैं ऊष्मा गतिकी से संबंधित, मतलब इसका ट्रांसलेशन तो नहीं है ये जो लिख रहे हैं, ऊष्मागतिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली। टर्मिनोलॉजी का मतलब शब्दावली ही होता है, और शब्दावली किसी भी आप विषय में जाएंगे तो ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप शब्दावली नहीं जान पाएंगे तब तक हम क्या कह देंगे, आप क्या समझ करके बैठेंगे, वो ठीक नहीं है। शब्दावली का ज्ञान होना बहुत जरूरी, कोई भी सब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की शब्दावली सब में प्रयोग की जाती हो। जैसे आप एग्जाम्पल जानिए, कुछ उर्दू के भी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं लेकिन हम जान नहीं पाते हैं उसका वास्तविक, उसका रियल मतलब क्या होता है। आप साइंस में हैं, साइंस की शब्दावलियाँ कुछ और होती हैं, साहित्य में जाएंगे उसकी शब्दावलियाँ कुछ और होती हैं। मतलब कहने का ये है कि आप शब्दावलियों को ज़रूर जोड़ करके रखिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, शब्दावलियों के क्रम में जो हमने बताया टर्मिनोलॉजी में कि ऊष्मा जो डायनेमिक हो रही है वो आखिरकार कहाँ जा रही है, किस में जा रही है, और वहाँ जा करके करती क्या है, क्या उसमें चेंजिंग लाती है, ये सब विषय है टर्मिनोलॉजी का। यहाँ पर एक है शब्द सिस्टम, जानिएगा, एक शब्द है सिस्टम, बहुत अच्छे समझिएगा इसको, क्योंकि सारा खेल सिस्टम का है। इसको आप कहेंगे निकाय। देखिए, यही निकाय है, इसी पर हीट जाएगा, और जब हीट जाएगा निकाय के पास तो हो सकता है निकाय भी हीट का उत्सर्जन करे, हो सकता है निकाय कोई कार्य करे। अब निकाय कार्य करेगा तो किसके लिए करेगा, निकाय ऊष्मा निकालेगा तो किसके लिए निकालेगा। जैसे सपोज कीजिए हम कहीं से इसको हीट दिए निकाय को, अब कहाँ से हीट देंगे ये भी कंफर्म करना है। टर्मिनोलॉजी में इन्हीं सारे शब्दों को आपको जानकारी में रखना है। निकाय हो गया, अब वो तीन शब्द हैं मुख्य रूप से, सिस्टम के बाद है सराउंडिंग, या हम ऐसे करें बाउंड्री लगा देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाउंड्री का मतलब होता परिसीमा, और तीसरा है सराउंडिंग। सराउंडिंग सराउंडिंग का मतलब परिवेश होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तीन प्रमुख शब्दावलियां हैं, बाकी आगे भी मिलेंगी, लेकिन ये पहले तीनों क्लियर हो जाएं। निकाय क्या होता है, जैसे अब ऐसे समझिए कि हम लोग ब्रह्मांड के एक निकाय हैं। जैसे यदि आप मेरे ऊपर अध्ययन करते हैं, जिसके भी ऊपर आपको अध्ययन करना, जिसके भी ऊपर कार्यक्रम करना है, वही होता निकाय। अब ये क्या बोल दिया हमने, जैसे मान लीजिए एक ग्लास ले लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं एक ग्लास का। ग्लास में रखा गया है पानी, यहाँ पर इसके अंदर रखा गया है H2O। हमें इसी H2O को गर्म करना है। अब ध्यान दीजिए, हमने किसे गर्म करने के लिए कहा, इस H2O को, यानी कि जो भी ऊष्मा देने वाले हैं इस H2O को देने वाले हैं। ब्रह्मांड में हमसे इस गिलास से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल पानी से, क्योंकि सारा काम हमें पानी के ऊपर ही करना है। तो इसलिए जो पानी आप देख रहे हैं इसी को बोलेंगे निकाय, या इसी को बोलेंगे सिस्टम। बात समझ में आ रही होगी। अब ये कह सकते हैं कि ऐसा सैंपल, या कह सकते हैं ऐसा सैंपल जिसका हमें अध्ययन करना है, जिसका हमें स्टडी करना है, जिस भी पदार्थ का हमें स्टडी करना होता है वही होता है सिस्टम। अब देखिए, सिस्टम के बाहर देख रहे हैं एक लाइन बनी हुई है, ये जो है एक लाइन बनी हुई है, वास्तव में ये लाइन ही कहलाती है बाउंड्री।
जिसको आपने लिखा क्या, परिसीमा। और बाउंड्री के बाहर जो ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया आप कह सकते हैं यही है परिवेश, जिसको आप सराउंडिंग कहते हैं। देखिए, लोगों को बताने का कई तरीका है, अपने अपने तरीके से बताते हैं कि सराउंडिंग क्या है और इसका बाउंड्री क्या है, लेकिन हम जो कहते हैं उसको भी आप केयर करिए। वो शायद हमें लगता है कि ऑल दी बेस्ट होगा, आपकी समझ में बेहतर आएगा। हमने एग्जाम्पल लिया ग्लास का। पहले इस बात को क्लेरिफाई कर दें कि ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है और पानी रुका हुआ है तो किसी सीमा के द्वारा रुका हुआ है। सीमा क्या है, जो निकाय को रोक करके रखता हो, निकाय को जो रोक करके रखता हो वो होती उसकी बाउंड्री। और बाउंड्री के बाहर जो होता परिवेश होता है, और परिवेश के और बाहर चले जाएंगे तो हमें यूनिवर्स मिल जाता है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में जैसे हम लोग एक छोटे से कण हैं, पूरे ब्रह्मांड में हम लोग एक छोटे से कण हैं। यदि कमरे के अंदर है तो वो मेरी अपनी एक बाउंड्री है, और कमरे के अंदर हम अगर उपस्थित हैं तो मैं एक सिस्टम हूँ। क्योंकि रीडिंग या कह सकते हैं स्टडी हमें किस पर करनी है, सिस्टम के ऊपर करनी है, और सिस्टम जो होता है वो बाउंड्री के अंदर ही रहता है। अच्छा, रही बात बाउंड्री की, बाउंड्री जो होती है वो दो तरीके से पाई जा सकती है। एक है रियल बाउंड्री, एक हम बता दें, एक है रियल बाउंड्री, एक है इमेजिनस, जिसको आप काल्पनिक कहते हैं। एक है काल्पनिक बाउंड्री, इमेजिन जिसको कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे इमेजिन? सपोज कीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आप क्लास में बैठे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप एक क्लास में बैठे हैं और कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है। देखिए बात कहाँ हो रही, आप क्लास में बैठे हैं, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपका ध्यान किसी ऐसी विषय वस्तु पर लगी हुई है। देखिए आपके लिए तो विषय वस्तु वह हो गई जिसका आप स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर, आपका दिमाग किसी दूसरे व्हाइट पर लगा हुआ है, किसी दूसरी प्यारी चीज़ पर लगा हुआ है। अब देखिए दूसरी प्यारी चीज़ पर लगा हुआ है, आप इस सीट पर बैठे हैं, आप ए हैं, दूसरा कोई बैठा है बी। अब हम ये नहीं कहेंगे कोई लेडीज है, यहाँ से तो ऐसा कह नहीं सकते। सपोज कीजिए आप ए है, कोई बी है, और हम यहाँ सी हो करके पढ़ा रहे हैं। आपको तो पढ़ना यहाँ चाहिए था, लेकिन आप पढ़ यहाँ रहे हैं, और बीच में बाउंड्री तो है, बाउंड्री लेकिन दिख नहीं रही है। मतलब ये बॉयज का है, ये गर्ल्स का है, चलिए ओपन ही कर देते हैं। अब ये दोनों सीट का अंतर तो है, लेकिन ए का ध्यान जो है केवल बी के ऊपर है, जबकि अध्ययन कौन करा रहा है, सी के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, बी के ऊपर उसका ध्यान है। और यहाँ पर दिख तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री जो है वो काल्पनिक है। मतलब जैसे टीचर का ध्यान आपके ऊपर आएगा, तुरंत आपका अटेंशन फिर इधर हो जाएगा, आप झटके के साथ आएंगे। तो क्यों? क्योंकि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, ये आपके लिए काल्पनिक बाउंड्री हो गई। अच्छा सपोज कीजिए अब ए बी के बाद हमने सी हो लिख लिया अपने आप को, सामने वाले को डी लिख दे और डी के और बी के बीच में एक दीवार हो। अब आप इसके बारे में कोई कल्पना कर रहे हैं, डी के बारे में कल्पना कर रहे हैं, तो निश्चित है ये डी बी से भी अलग है और ए से भी दूर है। तो ये एक कमरा है, अब आप कमरे के बाहर किसी के लिए सोच रहे हैं, तो मतलब अब समझ लीजिए वह जो बाउंड्री होगी वो रियल बाउंड्री है। संभवतः आपको अच्छे समझ में आ गया होगा,
क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा रहा, बहुत सरल सा रहा कि यदि आप किसी अदृश्य बाउंड्री की बात करते हैं तो वह काल्पनिक होगा, और किसी दृश्य बाउंड्री की बात जिसको दिखाई दे ये बाउंड्री दीवार घिरी हुई है, तब आप उसको रियल बाउंड्री कहेंगे। अब रियल बाउंड्री हो चाहे काल्पनिक बाउंड्री हो, उसी के बाहर उपस्थित होता परिवेश, और परिवेश से ही हीट आएगा और निकाय से भी हीट जाएगा। बात समझिएगा, परिवेश से हीट आता है अथवा सिस्टम से हीट जाता है। सिस्टम कोई कार्य करता है अथवा सराउंडिंग कोई कार्य करता है, लेकिन इस परिसीमा को ध्यान में रखते हुए, अब वो काल्पनिक है कि वास्तविक है, ये बात अलग की है। तो आप समझ गए होंगे कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक ऐसा सैंपल होता है जिसका हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करना होता है। चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास इंट्रोडक्टिव क्लास है, इसको हमने शुरू में ही बता दिया। आज बहुत कुछ नहीं, लेकिन ये है कि जो टर्मिनोलॉजी इसका जरूर जानेंगे। सिस्टम लिख देते हैं, सिस्टम इज ए सैंपल, इज ए सैंपल फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी, ऐसा कह सकते हैं। सिस्टम जो होता है वो थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए एक छोटा सा सैंपल होता है, एक छोटा सा परिदृश्य होता है जिस पर हमें अध्ययन करना होता है। बात करेंगे बाउंड्री की। बाउंड्री जो होती है वो काल्पनिक होती है अथवा वास्तविक होती है, इमेजिनस होती है या रियल हो सकती है। परिवेश की बात कर रहे हैं कि बाउंड्री से बाहर होती है, वो परिवेश होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ख्याल रखना है सिस्टम का। अच्छा, अब इसी प्रकार से हम सिस्टम के बारे में और जान लें। सिस्टम चूँकि 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। सिस्टम के प्रकार भी देख लें। टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम की जब बात करेंगे तो कुल मिलाकर के अभी तक जो ज्ञात हुआ है वो 3 टाइप हुआ है। कौन कौन से हैं? एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, 3 सिस्टम ज्ञात हैं अभी तक। क्या होता है ओपन सिस्टम? देखिए, ओपन सिस्टम बिल्कुल इजी है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी लैब की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप समझ लीजिए, आप अपने घर एक गिलास उठा लीजिए, बस ऐसा करिए, एक गिलास उठा लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल कह सकते हैं सस्ता एग्जाम्पल है, चीप एंड बेस्ट है। आप घर पर एक गिलास उठाइए, गिलास में पानी भर लीजिए। अब कहेंगे सर जी पानी ही क्यों कह रहे हैं, हम तो कुछ और भरना चाहते। भर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप पानी भरिए, दूध भरिए, अल्कोहल भरिए, कुछ भी भरिए, उसी में एक सिक्का ही डाल लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये खुला होना चाहिए ऊपर से। अभी क्यों ऐसा बता रहे हैं कि जब खुला होगा ये, तो आप इसके मास में, इसके द्रव्यमान में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये जब खुला होगा तभी, बंद होगा तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से चाहे जिस साइड से आप चाहें तो हीट दे सकते हैं, ऊष्मा दे सकते हैं। जब फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें ऊर्जा कहा जाएगा, अभी हम यहाँ पर ऊष्मा कह रहे हैं, इसलिए हमने आपको कह दिया थोड़ा अंतर करके पढ़िएगा। यहाँ पर आप ऊष्मा दे सकते हैं, आवश्यकता पड़ी ये गर्म पानी है तो ऊष्मा बाहर भी आएगी, बिल्कुल आएगी।
जैसे बाहर का एनवायरनमेंट यदि ठंडा है और आपने गिलास में जो दूध पानी कुछ भी लिया वो गर्म था, तो गर्म ये खींच करके बाहर आएगा, यानी अंदर का टेम्परेचर बाहर आएगा। तो निश्चित है जो डिग्री इसकी रही होगी, इस सिस्टम की रही होगी, वो कम अथवा ज़्यादा होगी, यानी कि चेंजिंग हो जाएगी, हीट का चेंजिंग होगा। साथ साथ आप मास को भी यहाँ से निकाल भी सकते हैं और इसके अंदर प्रवेश भी कर सकते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें द्रव्यमान का और हीट का दोनों का चेंजिंग संभव हो, ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें द्रव्यमान का और हीट यानी ऊष्मा का और द्रव्यमान का दोनों का परिवर्तन कर सकते हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। और ओपन सिस्टम में एग्जांपल आप लीजिएगा, खुले पात्र में रखा हुआ कोई द्रव्य, द्रव्य ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। हम फिक्स नहीं करते हैं कि आप पानी ही लेंगे, हमने कहा ही ठोस ले लीजिए, गैस भी रख सकते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया। लेकिन अब सिलेंडर जो है ओपन तो है नहीं, है तो क्लोज। अब करना होगा, सिलेंडर अगर खुला है तो गैस निकल रहा है अपनी, अभी आगे उसको बताएंगे हम कैसे क्या होने वाला है। लेकिन अभी आप केवल ओपन जानिए, फिर क्लोज पर भी चलते हैं। ओपन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जो खुला हो, जिसमें द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का परिवर्तन किया जा सकता हो। चलिए अब बात करें क्लोज सिस्टम की। यहां पर देखेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में बस करना कुछ नहीं है, बस आप एक ढक्कन रख दीजिए इसी के ऊपर, जो भी गिलास लिए हैं आप उसी के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए। ढक्कन रखने से क्या होगा? ढक्कन रखने से ये होगा कि आप उसमें आसानी से, एक कह सकते हैं सामान्य तरीके से, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही बना रहेगा, और उसको हम टेम्परेचर बाहर से दे सकते हैं, या अंदर यदि ये गर्म है तो ये सिस्टम सराउंडिंग को भी अपनी ऊष्मा दे सकता है। कहने का मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो, या सराउंडिंग से, या ये कैसे सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ऊष्मा का प्रवाह हो, यहाँ से बाहर और बाहर से अंदर जा सकता हो, लेकिन इसके मास में कोई चेंजिंग न कर पाते हो, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न कर पाते हो। ऐसी दशा का जो सिस्टम होगा वही क्लोज सिस्टम कहलाएगा। आप कह सकते हैं मास में कोई चेंजिंग नहीं, इसके द्रव्यमान में, इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके हीट में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को आप क्लोज सिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप कुकर ही देख लीजिए। घर में कुकर रखा गया है, खाना उसमें पकाया जाता है, बाहर से आप उसको गर्म करते हैं, अंदर का चावल दाल पक जाता है। लेकिन अब हम कहें कि नहीं चलो बीच में परिवर्तन कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। संभव होने का मतलब आप उसको ओपन करेंगे, और जैसे ओपन करेंगे तो सिस्टम क्लोज ना होकर के ओपन सिस्टम कहलाएगा। हाँ, लास्ट है तीसरा, जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आइसोलेटेड में यही है कि कोई ऐसा सिस्टम, हमने कहा है शुरू में, आप अनुभव करिएगा। अब अनुभव इतना करिएगा कि हद से ज़्यादा अनुभव ना हो, कि अनुभव करते करते इतना अनुभव कर ले जाएं कि ऊष्मागतिकी ही फेल हो जाए। जैसे हम नाम लेते हैं थर्मस का, एक है थर्मस का नाम लेते हैं, क्या लिख दिया हमने? थर्मस। सबको पता है कि थर्मस एक बंद पात्र होता है। पहले तो खुलेगा, आप उसके अंदर लिक्विड को, चाय को, दूध को, या कुछ भी, जो भी कोई लिक्विड होगा, आप उसके अंदर प्रवेश करा देंगे। उसके बाद थर्मस का ढक्कन लगा करके उसको बंद कर देते हैं। होता क्या है कि आप जिस टेम्परेचर पर, जिस हीट पर
इस लिक्विड को इस थर्मस के अंदर डाले हैं, वही हीट, वही टेम्परेचर आपको 10-15 घंटे तक मिलता है। जिस टेम्परेचर पर आपने किसी लिक्विड को इस थर्मस के अंदर डाल दिया है, आप देखेंगे 10-15 घंटे तक वो टेम्परेचर बना रहता है। जब आवश्यकता पड़ी वही गर्म चाय आपको मिल जाता है, वही ठंडा पानी आपको मिल जाता है। लेकिन हुआ क्या, इसमें क्या क्या नहीं कर पाया आपने, रखने के बाद भी टेम्परेचर, जिसको आप हीट कहेंगे, ऊष्मा कहेंगे, इसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ इसके द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो द्रव्यमान, जो आयतन लीटर आपने इसके अंदर डाल दिया, उसका परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फिलहाल आजकल आइसोलेटेड का समय बहुत ज़्यादा है। हाट पाट के बर्तन आ रहे हैं, जितने टेम्परेचर पर भोजन को रख दिया जाता है वही टेम्परेचर हमको कुछ समय के बाद तक मिलता रहता है। यानी आज का समय आइसोलेटेड पर चल रहा। हमने कहा जोड़ करके आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलिए यहाँ लिख देते हैं, मास की भी कोई चेंजिंग नहीं होगी और हीट की भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। दोनों, ना तो मास में कोई चेंजिंग होगी, ना तो इसके हीट में कोई चेंजिंग होगी। ऐसे निकाय को आप आइसोलेटेड निकाय कहते हैं, जिसको हिंदी में विलगित कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लिख दें विलगित निकाय। बिल्कुल सबसे अलग है और सबसे अच्छा भी है, क्योंकि समय इसी का है। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ, कमेंट जरूर करिएगा कितने अच्छे से आप ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड को समझे हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। अभी और भी इसके पार्ट हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक एक छोटा पार्ट नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा पार्ट है। लेकिन ये रहा कि आपको सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी था। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये तो आपने जान लिया। सिस्टम के प्रकार भी आप जान लिए हैं। अभी और कुछ जानने बाकी हैं। जैसे अगर बात करें तो कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, इसको भी देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो प्रॉपर्टीज होती, इसका भी अध्ययन आप सिस्टम पर ही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज का अध्ययन भी आप सिस्टम पर करेंगे। हमने कहा क्या, आप जिस सैंपल का अध्ययन करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वही तो है सिस्टम। और उसी सिस्टम पर आपको देखना है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, इस पर कौन कौन सी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज काम में आती है। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की बात करें तो किसी सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिव, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव है, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए, जब बात होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं विस्तीर्ण गुण। क्या कहते हैं इसको? विस्तीर्ण गुण कहते हैं। और इसको बोलते हैं सघन गुण। ये आपकी किताब में है, विस्तीर्ण गुण है और दूसरा है सघन गुण। ध्यान दीजिएगा, जो विस्तीर्ण गुण होते हैं ये अमाउंट डिपेंडेबल होते हैं। अभी हम बताते हैं, अमाउंट डिपेंडेबल होते हैं, और ये
अमाउंट इंडिफेंडेबल होते हैं। अच्छा, बात आती है अमाउंट डिपेंडेबल और अमाउंट इनडिफेंडेबल की। ये क्या होता है? मतलब निकाय का जो ये प्रॉपर्टी आने वाला है, ये अमाउंट डिफेंडेबल और अमाउंट इनडिफेंडेबल क्या होता है, जिसको आप एक लिखा क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको सघन गुण कहते हैं। दूसरा होता है विस्तीर्ण गुण। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले तो हम ये जान लें कि ये मात्रा आश्रित होता है। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा। ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, सिस्टम की मात्रा पर निर्भर करता है ये प्रॉपर्टी। और जो ये अमाउंट इंडिपेंडेबल होता है, ये पदार्थ की मात्रा पर इसकी कोई निर्भरता नहीं होती है। अब पदार्थ की मात्रा और पदार्थ की मात्रा पर न निर्भरता होना, इसको कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लें, मान लीजिए ये कोई पात्र है। चलिए, ये कोई पात्र है और इस पात्र का आयतन आपको पता है। इस पूरे पात्र का अगर आयतन बात करें, ये भी ये है, इसका जो आयतन दिया गया है वो भी दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बिल्कुल इसका प्रेशर भी जो है वो स्थिर है। इसका जो प्रेशर है इतने का, इस पात्र का, वो भी कांस्टेंट है। आयतन भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आयतन भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है जब ये इस दशा में था। अब करना क्या है, एक कोई ऑटोमेटिक आप इसमें दीवार खड़ी कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर हाथ डाल दीजिए और हाथ डाल करके सही के बटन नुमा, समझिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इन दोनों के बीच में यदि कोई दीवार डाल दी जाए, ये देख रहे हैं, ये कोई दीवार डाल दी जाए। अब ऐसा नहीं हाथ अंदर ले जा करके एक दीवार कोई खड़ी करेंगे, सपोज कीजिए, ऐसा आपको समझाने का केवल एक प्रयास है। इसका आयतन भी कांस्टेंट था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये इसका आयतन क्या हो गया, v/2 हो गया। समझ रहे हैं इस बात को? इसका टोटल आयतन भी था, लेकिन जब आपने दीवार लगा दिया तो इसका आयतन v/2 हो गया। अच्छा, v/2 जब v/2 हो गया तो आपको एक चीज और समझ में आया होगा, यहाँ पर जो मात्रा आश्रित की बात किया हमने, अब ये इसका मात्रा ही डिफरेंट हो गया। भाई इसमें कुछ और हो गया, इसमें अब टोटल तो नहीं रहे, दोनों की मात्रा बराबर तो हो गई। मतलब कह सकते, जब आपने भी पहले मान लिया था इतना बड़ा था तो इसका आयतन कुछ और था, लेकिन अब इतने का आयतन कुछ और हो गया, आधा हो गया, कुछ और, मतलब आधा कह सकते हैं। यदि टेम्परेचर की बात करें तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर चेंज हुआ? ऐसा करने से जो भी टेम्परेचर इसका रहा होगा, क्या कुछ चेंज हुआ? कंफर्म हो जाइए। पहले हमने क्या कहा, आयतन को पहले दो भागों में डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं, आयतन तो डिस्टर्ब हो ही गया, लेकिन क्या दोनों के बीच में टेम्परेचर का भी कोई अंतर आया? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद है, ये बिल्कुल बंद है। दोनों साइड का टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। टेम्परेचर में तो कोई चेंजिंग नहीं आई होगी, तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ये जो टेम्परेचर है ये मात्रा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ ये कि जो टेम्परेचर होता है वो मात्रा के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता है। अच्छा, बात रही प्रेशर की, तो क्या इसका प्रेशर कहीं डिस्टर्ब हुआ होगा? आपकी दीवार लगा देने से क्या इसके प्रेशर पर कोई इफेक्ट आया होगा? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि जितना प्रेशर इस भी हाफ के लिए है उतना ही प्रेशर इस भी हाफ के लिए भी है। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये कहने का मतलब ये इसके अमाउंट पर, जो भी अमाउंट था, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। लेकिन
यहाँ पर जो टोटल जो भी था वो तो प्रभावित हो गया। इसका मतलब यह एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वॉल्यूम। जो आयतन होता, देखिए आयतन अलग पहले भी था, हो सकता हो 10 लीटर रहा हो, इतने का आयतन 10 लीटर रहा हो, लेकिन अब जब जो है आपने आधा कर दिया तो दोनों साइड में 5-5 हो गया, यानी वॉल्यूम में तुरंत चेंजिंग आ गई। तो इसी प्रकार से ऐसे गुण जो अमाउंट डिपेंडेबल होते हैं उन्हीं को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो अमाउंट डिपेंडेबल नहीं होते हैं उन्हें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसको सघन गुण कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर आपने देख लिया, क्योंकि बार बार ये चीज़ें मिलती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, सरफेस टेंशन, मोल प्रभाज, मोलर कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपको जानकारी होना चाहिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सिस्टम की मात्रा पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सिस्टम की मात्रा पहले भी थी, लेकिन जब उसको आपने आधा कर दिया तो सिस्टम की मात्रा कम हो गई, यानी को मात्रा के ऊपर डिपेंड करता था। अच्छा, ऐसा होने से तमाम चीज़ें प्रभावित भी होती हैं, तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो आप जानिए कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहा वो टेम्परेचर और प्रेशर रहा। ऐसा कुछ भी कर देने से उसके टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक हम अभी सारणी देते हैं, उस सारणी में लिख देते हैं कौन सा अमाउंट डिपेंडेबल प्रॉपर्टीज है, कौन सा अमाउंट इंडिपेंडेबल प्रॉपर्टीज है। बिल्कुल आप इसको नोट करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों अमाउंट इंडिपेंडेबल होते हैं, इसलिए उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आप थर्मोडायनेमिक्स या कह सकते हैं सिस्टम। और अमाउंट डिपेंडेबल के फॉर्म में हमने देख लिया कि वॉल्यूम जो होता है अमाउंट डिपेंडेबल होता है। फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप जरूर से नोट डाउन करेंगे, वो तो इम्पॉर्टेंट है ये जानना। फिर हम चर्चा भी कर देंगे एक एक का। जैसे अमाउंट डिपेंडेबल की बात करें तो मास होता है, मास का मतलब द्रव्यमान, आप जानते होंगे। अमाउंट डिपेंडेबल में मास होता है, मास के साथ साथ वॉल्यूम भी होता है, अभी आपने देख ही लिया। वॉल्यूम के बाद तीसरा नंबर है एनर्जी, एनर्जी भी होता है। एनर्जी कोई भी हो, काइनेटिक हो मतलब गतिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, ये सब भी मात्रा के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ कम वजन का है, कोई पदार्थ ज़्यादा वजन का है। अब ज़्यादा स्थिरता तो होगी ज़्यादा वजन वाले पदार्थ में, जिसका वजन कम है उसकी स्थिरता कम पाई जाएगी, वो चलता रहेगा। मतलब जो स्थितिज ऊर्जा आनी है वो मात्रा के ऊपर ही आनी, अगर मात्रा कम होगा तो लुढ़क जाएगा, मात्रा ज़्यादा होगा तो बैठ जाएगा। तो ये सब जो होते हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। और भी देखिएगा, एनर्जी हो गई, एनर्जी में एंथैल्पी, एंथैल्पी हो गया, एंट्रापी हो गई, ये सब आपको मिलेगा आगे चल करके। एंट्रापी हो गया, साथ साथ गिब्स ऊर्जा हो गया, जिसको आप गिब्स ये डेल्टा जी कर देते हैं, मिलेगा आगे ये सब आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलेंगे, अमाउंट इंडिपेंडेबल की बात करें, एक चीज इसमें छोड़ दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये भी तो सारा खेल दिखाएगा। इंटरनल एनर्जी, इतनी चीज़ें आप नोट करेंगे अभी हमारे लिखने के बाद। और अमाउंट जो इंडिपेंडेबल हैं उसके लिए टेम्परेचर अभी आपने देख लिया पहला, दूसरा आप देखेंगे प्रेशर, और तीसरे की बात करें ये देखेंगे विस्कोसिटी। अभी बता देते हैं विस्कोसिटी क्या है। और यहाँ है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जिसको आप कहते हैं पृष्ठ तनाव।
पृष्ठ तनाव, ये श्यानता होता है। कंसंट्रेशन जिसको आप सांद्रता कहेंगे। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी जानते होंगे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता क्वथनांक। उसके बाद हिमांक भी आएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इसको आप हिमांक कहेंगे। दिखाई दे रहा है? अच्छा, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, यहाँ बढ़ा देते हैं। हिमांक हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं मोलरता। ये सांद्रता संबंधी बातें हैं। मोललता, सांद्रता संबंधी बातें ये भी हैं। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। और जितनी भी, जैसे यहाँ पर आपने एंथैल्पी देखा, एंट्रोपी देखा, गिब्स ऊर्जा देखा, उसके साथ आप मोलर जोड़ देंगे। ये मोलर, हाँ, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, ये सब जो होते हैं ये अमाउंट इंडिपेंडेबल होते हैं। ये अमाउंट के ऊपर निर्भर नहीं करते। फिर से एक बार देखेंगे। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स ऊर्जा हो गया। ये सब जो होते हैं वो विस्तीर्ण गुण के अंतर्गत आएंगे, अमाउंट डिपेंडेबल होते हैं। इनका जो है मात्रा अमाउंट के ऊपर निर्भर करता है, कितना मास है उसी के ऊपर ही काम करते हैं। बाकी आपने टेम्परेचर प्रेशर का एग्जाम्पल दे ही दिया। इनसे अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे विस्कोसिटी, हमने कहा श्यानता। जैसे आप सरसों का तेल ले लीजिए या कोई H2SO4 ले लीजिए, जो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप गिराते हैं तो डायरेक्ट नहीं गिरता है, बल कुछ बल ऐसे होते हैं इनको रोक करके रखते हैं, रोक करके रखते, धीरे धीरे गिरता है। तो उसकी विस्कोसिटी का ही कारण होता है, उसकी श्यानता का ही कारण होता है, लगाव होता है। श्यानता मतलब पृष्ठ तनाव हो गया, सांद्रता हो गया, क्वथनांक और हिमांक। मतलब ये जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, आप चाहे 100 लीटर पानी ले लीजिए तो भी 100 पर ही उबलेगा, और चाहे आप 1 लीटर पानी ले लीजिए वो भी 100 डिग्री पर ही उबलेगा। मतलब मात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं है। उससे हिमांक भी होता है, हिमांक भी जम जाता है, जमने का एक टेम्परेचर होता है। पानी 0 पर ही जमेगा, चाहे आप 100 लीटर ले लीजिए चाहे 1 लीटर। तो मात्रा पर कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, ये सब कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे। ये सब मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। सारे जो ये लिखे हैं हम, सब कुछ आपको मिलता जाएगा। कुछ बिलियन में मिलता है, आप 12th में जाएंगे। कुछ परिभाषाएं तो इसी में मिल जाएंगी 11th में ही, उसको हम बताएंगे। फिलहाल जितना भी इसमें है सब कुछ आपको मिलेगा, और ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आज ही बता दी जाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, स्टडी करने में थोड़ी परेशानी आ जाएगी। इसलिए क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा ना ले जाते हुए बस यहीं पर क्लोज किया जाएगा। कैसा रहा आज का क्लास? थर्मोडायनामिक्स का टर्मिनोलॉजी सेशन कैसा रहा, इसे ज़रूर कमेंट करिएगा। खूब अच्छे से पढ़ करके, आप देख करके, कोई समस्या होती है, कोई सजेशंस होता है, कमेंट करिएगा। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।